हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ अक्षय कुमार गुप्ता। और एमसीक्यू सीरीज को ही आगे बढ़ाते हुए मैं सुपरपोजिशन थ्योरम से कोरिलेट करते हुए क्वेश्चन लेके आया हूँ। गेट 2014 का पूछा गया क्वेश्चन है। बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन था। इसलिए ये क्वेश्चन खूबसूरत था क्योंकि इसमें जो दो सोर्सेज दिए हुए थे अलग अलग फ्रिक्वेंसी पे दिए हुए थे। क्लियर। तो जब अलग अलग फ्रिक्वेंसी पे आपके सोर्सेस वर्क कर रहे होते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि चेंजेस तो होंगे ही होंगे। वो कहाँ चेंजेस होते हैं, कैसे होते हैं, मेन चीज वही कंसीडर करना होता है। क्लियर। ठीक है, तो ये सुपरपोजिशन थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर शोन इन द फिगर। वोल्टेज आपको दिया गया है कि ये वोल्टेज का टर्म है। वीसीटी डिफाइंड है A1 साइन ओमेगा 1 थीटा t माइनस थीटा 1 और प्लस A2 साइन ओमेगा 2 t माइनस थीटा 2। और आंसर आपको जो पूछ रहा है वो पूछा है A1 की वैल्यू क्या होगी और A2 की वैल्यू क्या होगी। ये चीज हमें कैलकुलेट करके निकालना है। क्लियर। यानी हमें कुल मिला के इस क्वेश्चन में VCT की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और VCT की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद हमें A1 और A2 की वैल्यू कंपेयर करके निकाल देना होता है। क्लियर। अब बात करते हैं कि आखिर में अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे क्या चेंजेज आए। आपको भी पता है कि जो इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है वो जे एक्सएल से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। जे एक्सएल की वैल्यू यानी जे इंटू ओमेगा एल से हम रिप्रेजेंट करते हैं और वो किस पे डिपेंड कर रहा है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है। सिमिलरली आपका माइनस जे एक्स सी होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ये भी क्या हो जाएगा, माइनस जे इंटू 1/ओमेगा सी। ये भी क्या कर रहा है, आपका फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट। यानी दोनों केस में ये ओमेगा की वैल्यू पे डिपेंडेंट है। यानी अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे आपका अलग अलग रिएक्टेंस, मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस या कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू मिलेगी और उस हिसाब से हम उस वैल्यू को चेंज करेंगे और हम तब जाके कैलकुलेशन करेंगे, अदरवाइज मिस्टेक होने के चांसेस रहते हैं। क्लियर। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। सुपरपोजिशन थ्योरम ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि इट्स अलजेब्रिक सम ऑफ द रिस्पॉन्स ड्यू टू द इंडिविजुअल सोर्सेस। अगर इंडिविजुअल सोर्स को लें तो बाकी सोर्सेस, मतलब बाकी सोर्सेस को उनके इंटरनल इंपीडेंस से रिप्लेस करते हुए तो उनका जो अलजेब्रिक सम आता है वही आपका टोटल रिस्पॉन्स होता है। क्लियर। तो यहाँ पे हम फर्स्ट केस लेते हैं। फर्स्ट केस की बात करूं यहाँ पे तो पहले हमने क्या किया, 20 साइन 10t को एक्टिव लिया। ये आपका एक वोल्टेज सोर्स है और ये एक्टिव, यानी इस केस में ओमेगा की वैल्यू कितनी है, 10 के बराबर। क्लियर। जब ये एक्टिव है तो ऑब्वियस सी बात है 10 साइन 5t जो कि एक करंट सोर्स है, ये क्या हो जाएगा, इंटरनल इंपीडेंस से रिप्लेस हो जाएगा और करंट सोर्स, आइडियल करंट सोर्स क्या हो जाता है, ओपन सर्किट हो जाता है। यानी अब जो सर्किट हमारे पास अवेलेबल होगी वो सर्किट होगी, ये आपका वोल्टेज सोर्स, रेजिस्टेंस, कैपेसिटर एंड इंडक्टर और ये आपका ओपन सर्किट। क्लियर। ठीक है, हमें निकालना क्या है, VCT। इस VCT की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है कि इस VCT की वैल्यू हमें क्या मिले। ठीक है, तो यहां पे आप देख रहे हैं कि कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या दिया गया है, C इक्वल टू 1 फैरेड एंड इंडक्टेंस इक्वल टू 1 हेनरी। यानी फॉर ओमेगा इक्वल टू 10 रेडियन पर सेकेंड आपका इसका रिएक्टेंस जो हो जाएगा माइनस जे बाई ओमेगा सी, यानी ओमेगा 10 और कैपेसिटेंस 1 फैरेड। सिमिलरली आपका जे, हालांकि यहाँ पे इंडक्टेंस का कोई रोल नहीं है क्योंकि ओपन सर्किट हो गया तो इस सर्किट से कोई करंट का फ्लो नहीं होना है और इस रेजिस्टेंस की वैल्यू 1। ठीक है, तो यानी आपको सिंपली क्या करना है, इस लूप में ही अगर आप केवीएल अप्लाई करते हैं तो केवीएल अप्लाई कर लीजिए, अदरवाइज आप वोल्टेज डिवाइडर रूल यहाँ पर सीधे अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि ये सीरीज सर्किट है, क्योंकि करंट की वैल्यू सेम सब में फ्लो हो रही है आई। तो जब सीरीज सर्किट है आप यहाँ पे सीधे सीधे क्या करें, वोल्टेज डिवाइडर रूल अप्लाई कर दें। तो वोल्टेज डिवाइडर रूल जैसे ही आपने सर्किट में अप्लाई किया, क्लियर, आपको VCT की वैल्यू क्या मिल जाएगी, VCT इक्वल टू मिल जाएगा इसके अक्रॉस यानी माइनस जे बाई 10 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस 1 माइनस जे बाई 10 इंटू सप्लाई वोल्टेज कितना है आपका 20 साइन 10t के बराबर। क्लियर। यानी आपको जो VCT की वैल्यू मिल गई वो मिल गई आपको माइनस जे अपॉन 10 माइनस जे इंटू 20 साइन 10t। क्लियर। हम इसको टेंजेंट मोड में ही लिखेंगे
और जो आपका ये एंगुलर, ये आपका पोलर फॉर्म में जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे, जितना भी एंगल आएगा उतने एंगल से ये सिग्नल लैग या लीड कर जाएगा। बस यही कॉन्सेप्ट होता है यहाँ पे। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमें जो वैल्यू देगा, यानी जब हम इसको पोलर फॉर्म में अगर कन्वर्ट करते हैं तो इसको सॉल्व करने के बाद जो मुझे मिलता है, यानी इसको मैं लिख सकता हूँ 1 एंगल माइनस 90, माइनस जे को मैंने माइनस 90 लिख दिया, इंटू 20 साइन 10t अपॉन 10 माइनस जी। जे को अगर हम सॉल्व करेंगे यानी इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये 10.05 एंगल आपका आता है -5.71 डिग्री। हमने रेक्टेंगुलर टू पोलर कन्वर्जन कर दिया। ओवरऑल सॉल्व करने के बाद इसकी जो वैल्यू आती है 1.99 एंगल -84.29 डिग्री साइन 10t आ गया। क्लियर? इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप इसको टाइम डोमेन में एग्जैक्टली लिखोगे तो VCT की वैल्यू आपकी हो जाएगी 1.99 साइन 10t -84.29। क्लियर? आप इसमें थोड़ा भी डाउट में मत रहिएगा कि यहाँ पे तो इम्पिडेंस वैल्यू है, रूट मीन स्क्वायर का लॉजिक, यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं होना। क्लियर? क्योंकि आपने जो वोल्टेज के फॉर्म में लिखा है वो आपने मैक्सिमम वैल्यू लिखा है, ये सारी चीजें तो एक इम्पिडेंस वैल्यू को रिप्रेजेंट कर। क्लियर? जो भी एंगल आ रहा है ये इम्पिडेंस वैल्यू की वजह से आ रहा है। तो इस वजह से आप इसमें थोड़ा भी झिझकिएगा मत, आप सीधे सीधे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आपको रूट मीन स्क्वायर के टर्म में इसको कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं। क्लियर? तो VCT की वैल्यू आ गई 1.997 साइन 10t -84.29 डिग्री। इक्वेशन नंबर 1 हो गया। क्लियर? अब हम निकालेंगे, इसको मैंने मान लिया VC डैश टी। ठीक है, इस कंडीशन में मान लिया VC डैश टी। अब आप क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप में आपने क्या करना है कि आप जो है करंट जो आपका है 10 साइन 5t एम्पियर को एक्टिव लेंगे। क्लियर? और वोल्टेज सोर्स जो है आपका 20 साइन 10t को आप इनएक्टिव यानी उसको रिप्लेस कर देंगे उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से, यानी शॉर्ट सर्किट कर देंगे। तो आपको जो सर्किट डायग्राम मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, ये आपका शॉर्ट सर्किट हो गया, ये रेजिस्टेंस, ये कैपेसिटर और ये इंडक्टर और यहां पे करंट सोर्स, जिसकी वैल्यू क्या है 10 साइन 5t के बराबर। फिर से वही काम यहाँ पे भी क्या हो गया, ओमेगा की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 5 के बराबर। जब ओमेगा 5 के बराबर है तो ऑब्वियस सी बात है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी -j/5 इंटू 1, और ये वैल्यू हो जाएगी j इंटू 5 इंटू 1। क्लियर? ठीक है। तो यहाँ पे कभी भी आप एक चीज मतलब ध्यान रखिएगा, हमेशा ये कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में रखिएगा कि अगर कोई वोल्टेज सोर्स है, कोई भी वोल्टेज सोर्स है, चाहे DC वोल्टेज सोर्स हो, चाहे आपका AC वोल्टेज सोर्स हो, अगर उसके पैरेलल में कोई इम्पीडेंस है तो उसका सर्किट में कोई रोल नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? क्योंकि आपको ही पता है कि इसके पास वोल्टेज V है, अगर इसमें करंट आपको फाइंड करना है तो सिंपली V इक्वल टू IZ लगा के आप करंट की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे। क्लियर? यानी इस इम्पीडेंस का उस सर्किट में कोई रोल नहीं रहता। सिमिलरली अगर आपका कोई करंट सोर्स है और करंट सोर्स के सीरीज में कोई इम्पीडेंस है तो भी उसका उस सर्किट में कोई रोल नहीं रहता। क्यों? क्योंकि आपको करंट पता है कि ये करंट सीरीज में है तो जेड में भी यही करंट फ्लो होगा, तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा V इक्वल टू IZ के बराबर हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे इंडक्टर का बहुत ज्यादा खास रोल नहीं है। क्लियर? आपको क्या निकालना है, आपको इस VC की वैल्यू निकालना है। ये मैंने मान लिया VC डबल डैश टी। इस VC डबल डैश टी की वैल्यू निकालनी है। आप चाहो तो यहाँ पे सीधे सीधे KCL अप्लाई कर सकते हो। ये नोड A मान लिया हमने, नोड A का वोल्टेज क्या है VC डैश डबल डैश टी के बराबर है। क्योंकि आपने इसको ग्राउंड नोड ले लिया तो ऑब्वियस सी बात है नोड A का जो वोल्टेज होगा VC डबल डैश टी के बराबर होगा। हम ये करंट एज्यूम कर लेते हैं, यहाँ पे करंट क्या है 10 साइन 5t आ रहा है। यहाँ पे करंट मैंने मान लिया कि IC और ये करंट मान लिया मैंने IR। क्लियर? जब मैं यहाँ पे KCL अप्लाई करूंगा एट नोड A बाय अप्लाइंग KCL। क्यों मैंने KCL अप्लाई किया? क्योंकि मुझे वोल्टेज निकालना है तो KCL से सीधे सीधे मुझे वोल्टेज मिल जाएगा। क्योंकि आपको भी पता है करंट इक्वल टू क्या होता है, इनिशियल वोल्टेज माइनस फाइनल वोल्टेज अपॉन बीच का इंपीडेंस। तो सीधे सीधे मुझे VC डबल डैश टी की वैल्यू मिल जाएगी। अदरवाइज दूसरा तरीका भी है, आप करंट डिवाइडर रूल अप्लाई कर सकते हो। करंट पता है, करंट डिवाइडर रूल अप्लाई करने के बाद आप इंपीडेंस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको VC डबल डैश टी मिल जाएगा। दोनों चीजें आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पे हम जब KCL अप्लाई करेंगे
तो आप क्या देख रहे हैं, 10 साइन 5t की जो वैल्यू है, इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट यानी आई आर प्लस आई सी के बराबर। अगर मैं आई आर की बात करूं तो आई आर की करंट क्या हो जाएगा, इनिशियल वोल्टेज यानी वी सी डबल डैश माइनस फाइनल वोल्टेज 0 अपॉन रेजिस्टेंस कितना है 1 ओम। और आई सी की बात करूं तो वी सी डबल डैश माइनस 0 अपॉन इनिशियल वोल्टेज माइनस फाइनल वोल्टेज अपॉन बीच का इंपीडेंस कितना है माइनस जे अपॉन 5। वैल्यू पुट कर देंगे हम 10 साइन 5t इक्वल टू वी सी डबल डैश अपॉन 1 प्लस वी सी डबल डैश अपॉन माइनस जे बाई 5। क्लियर। वैल्यू पुट करके हमें केवल आंसर निकाल देना है। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा वी सी डबल डैश, आप कॉमन ले लो 1, ऊपर नीचे आप जे से मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो जे से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जे इंटू जे स्क्वायर माइनस इंटू माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा, यानी ये क्या आ जाएगा आपका प्लस जे 5 के बराबर। यानी यहां से आप वी सी डबल डैश टी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और ये आपको मिल जाएगा 10 अपॉन 1 प्लस जे 5 साइन 5t के बराबर। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे यानी इसको रेक्टेंगुलर टू पोलर कन्वर्जन हम करेंगे तो इसकी वैल्यू निकल के आ जाती है आपकी, ये वैल्यू आती है आपकी नियर अबाउट 1.96। ठीक है, एंगल आपका आ जाता है -78.69 डिग्री और साइन 5t। क्लियर। तो वी सी डबल डैश टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जितना भी एंगल आपको मिल रहा है उतने एंगल से लैग या लीड कर जाएगा। चूंकि ये माइनस में एंगल है तो ये लैग कर जाएगा। तो 1.96 साइन 5t माइनस 78.69। क्लियर। इक्वेशन नंबर 2। हमें किससे मतलब है, केवल मैग्नीट्यूड से मतलब है। पहले वाले में हमने क्या देखा कि पहले वाले में जो हमें मैग्नीट्यूड मिल रहा है, ठीक है, वो क्या 1.99 और दूसरे वाले में जो मैग्नीट्यूड मिल रहा है हमें 1.96 है। अगर मैं ऑप्शन में देखूं, ऑप्शन में देखो क्या क्या दिया हुआ है। इसीलिए कभी भी क्या होता है ना, क्योंकि जब हम न्यूमेरिकल अप्रोच करते हैं तो हमें कभी कभी एग्जैक्ट वैल्यू भी नहीं मिलती है। तो अगर ऑप्शन में आप देखोगे तो एक ऑप्शन दिया हुआ है 2 एंड 1.98। क्लियर। और एक 2 एंड 4.2, 2.5, 3.5, 5 एंड 6। हमारा जो ऑप्शन है इसी के इर्द गिर्द है। यानी आपका जो ऑप्शन आ रहा है 1.99 आ रहा है एंड 1.96 आ रहा है। तो ये क्या कर रहा है, अप्रोच कर रहा है 2 को और 1.98 को। तो इसीलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यानी आप कह सकते हो कि A1 की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली हो जाएगी, A1 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2 एंड A2 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1.98। क्लियर। ठीक है। तो कभी भी आपको अगर डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है तो ये चीज ध्यान रखना है कि उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे हमें जो भी रिएक्टेंसेज हैं, आपके इंडक्टिव रिएक्टेंस हो या कैपेसिटिव रिएक्टेंस हो, उनकी वैल्यू को कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसी क्वेश्चन में अगर मैं थोड़ा सा चेंज करूं, इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। ये मैंने वोल्टेज सोर्स लिया 20 साइन 10t, एज इट इज रहने दिया, रेजिस्टेंस R, कैपेसिटेंस क्लियर और इंडक्टर, और यहां पे मैंने एक डीसी सोर्स अप्लाई कर दिया। और डीसी सोर्स यानी यहां पे करंट मैंने मान लिया कि ये 10 एम्पियर डीसी है। एक डीसी करंट सोर्स ले लिया मैंने, हमारा एसी करंट ही है, एसी करंट वोल्टेज सोर्स है और आपका डीसी है करंट सोर्स। क्लियर। 1 फैरेड एंड 1 हेनरी। अब इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करेंगे, अभी भी हमें VCT ही निकालना है। मतलब VCT की वैल्यू क्या होगी ये मुझे बताना है बाय अप्लाइंग सुपरपोजिशन थ्योरम। जब हम 20 साइन t, जब हम पहला स्टेप क्या करेंगे, जब हम 20 साइन 10t को क्या करेंगे, एक्टिव लेंगे, तो उस कंडीशन में सेम लॉजिक के थ्रू आप करेंगे, करंट सोर्स ओपन हो जाएगा, वैल्यू वही निकल के आएगी। यानी VC डैश t की वैल्यू जो आ जाएगी आपकी 1.99 साइन 10t माइनस 84.29 डिग्री, यही वैल्यू आ रही थी हमारी। ये वैल्यू मिल जाएगी क्वेश्चन नंबर 1 पे। लेकिन जब हम 10 एम्पियर डीसी सोर्स को एक्टिव लेंगे तब क्या हो जाएगा, देखो जरा यहां, ये आपका शॉर्ट सर्किट हो गया। क्लियर। कैपेसिटर
इंडक्टर एंड करंट सोर्स 10 एम्पियर डीसी। क्लियर। अब क्या होता है, जब आप एक बैटरी या डीसी सोर्स से के थ्रू सप्लाई देते हो और वहां पे जब इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस आते हैं तो उसका जो बिहेवियर है वो स्टेडी स्टेट की तरह बिहेव करने लगता है। यानी स्टेडी स्टेट मोड में जैसे आपका इंडक्टर बिहेव करता है और कैपेसिटर बिहेव करता है वैसा मोड उसको तुरंत मिल जाता है। एक तरीका तो ये है जानने का। और स्टेडी स्टेट में आपको भी पता है कि इंडक्टर कैसे बिहेव करता है, शॉर्ट सर्किट की तरह। स्टेडी स्टेट में इंडक्टर शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है। क्लियर। वो यही चाहता है कि सारा का सारा करंट उसके थ्रू पास कर जाए। और कैपेसिटर क्या करता है, ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है। वो यही चाहता है कि उसके अक्रॉस सारा वोल्टेज हमें मिल जाए। क्लियर। दूसरा तरीका क्या है कि आपको पता है कि डीसी के केस में आपका फ्रीक्वेंसी क्या होता है, जीरो के अप्रॉक्स मतलब जीरो के बराबर होता है। तो उस कंडीशन में अगर आप ओमेगा एल निकालोगे तो ओमेगा एल की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो। और 1/ओमेगा सी अगर कैलकुलेट करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी इनफाइनाइट। जीरो का मतलब होता है शॉर्ट सर्किट और इनफाइनाइट का मतलब होता है ओपन सर्किट। एक लॉजिक ये भी है। क्लियर। तो इस वजह से आपका जो सर्किट होगा वो चेंज हो जाएगा ड्यू टू द डीसी सप्लाई। आपका यहां पे क्या हो जाना है, इंडक्टर शॉर्ट सर्किट हो जाना है और कैपेसिटर ओपन सर्किट हो जाना है। और यही वोल्टेज आपको चाहिए VC डबल डैश टी कि इसकी वैल्यू कितनी आ रही है। ठीक है। रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको 1 ओम पता है और पूरा सर्किट में करंट कितना फ्लो हो रहा है, 10 एम्पियर के बराबर फ्लो हो रहा है। अगर VCT की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, इसका मतलब क्या होगा, रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज है वही आपका क्या हो जाएगा, VCT की बराबर हो जाएगा। तो सिंपली क्या हो जाएगा, यहाँ पे VC डैश डबल टी की वैल्यू आ जाएगी I इंटू आर यानी 10 इंटू 1 यानी 10 वोल्ट के बराबर। यानी आपका जो VCT आएगा उसकी वैल्यू हो जाएगी 1.99 साइन 10t माइनस 84.29 डिग्री प्लस 10। क्लियर। तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से आपसे पूछा जा सकता है, किसी भी तरीके से आपका क्वेश्चन मैनिपुलेट हो सकता है। क्लियर। आपसे कुछ भी पूछा सकता है। आपसे ये भी पूछा सकता है कि रेजिस्टेंस के थ्रू कितना करंट फ्लो हो रहा है ये फाइंड आउट करिए। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इंडक्टर के थ्रू, अगर इसी क्वेश्चन में पूछ देता क्वेश्चन फाइंड करंट थ्रू इंडक्टर बाय अप्लाइंग सुपरपोजिशन थ्योरम, तो क्या आप सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई करते हैं? पहला क्वेश्चन तो यही बनता है। क्लियर। पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि आप सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई करेंगे। क्यों पूछ रहा हूं मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि अगर आप सर्किट को गौर से देखोगे ना, अगर आप सर्किट को गौर से देखोगे तो आप क्या देख रहे हो, करंट सोर्स के सीरीज में ही इंडक्टर लगा हुआ। तो जो भी करंट सोर्स की वैल्यू होगी, ये वैल्यू जो भी होगी, ठीक है, जो भी ये वैल्यू होगी, सेम करंट आई इस इंडक्टर में फ्लो करेगा। तो हमें सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। क्लियर। आप ये अपना दिमाग भी लगा सकते हैं क्योंकि सीरीज में करंट सोर्स अटैच है, तो ऑब्वियस सी बात है जो करंट सोर्स की वैल्यू है वही वैल्यू आई की भी होगी। तो यहाँ पे सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप सीधे सीधे आंसर दे सकते हैं। क्लियर। तो क्वेश्चन को किसी भी तरीके से आपसे मैनिपुलेट किया जा सकता है। आपसे ये पूछा सकता है रेजिस्टेंस में कितना करंट फ्लो कर रहा है। आपसे ये पूछा सकता है व्हाट इज द पावर लॉस इन द रजिस्टर। क्लियर। तो मैंने ऑलरेडी कई सारे वीडियो अपलोड किए हुए जिसमें मैंने बताया कि पावर और एनर्जी सुपरपोजिशन थ्योरम का हिस्सा नहीं होते। आप करंट या वोल्टेज निकालोगे उस एलिमेंट के अक्रॉस और जो नेट वोल्टेज या नेट करंट आएगा उसके बाद आप पावर या एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर। तो ये चीज ध्यान रखिएगा आप लोग। आई थिंक आपको यहां से कुछ सीखने को मिला ही होगा। ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।